I welcome you all to this video lecture series on analog electronics for third semester electronics and electrical students. The books that I would recommend to you for this course are Electronic Devices and Circuits by J.B. Gupta and by Godse Bakshi. And if some of you want to consult a foreign author, then the best book is Integrated Electronics by Millman and Halkias. But for you as beginners, the best book I would say is this Electronic Devices and Circuits by Godse Bakshi. Well, in the first lecture, I would like to make a quick recap of all the basics that you have covered in your second semester course, that is Basics of Electronics and Communication Engineering. मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी. फॉर एग्जांपल एक एटम मैं लेती हूँ जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर होती है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जो इनर मोस्ट एनर्जी लेवल होती है उसकी सबसे कम एनर्जी होती है और बाहर वाली की सबसे ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल इनर मोस्ट में मानिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बाहर वाले में मानिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके बाहर वाले में मानिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो दिस इज लेट इट बी E1, दिस E2 एंड द लास्ट वन E3. आपको हमेशा पता है एनर्जी ऑफ E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1. बट ये जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है एक एटम का हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि जब हम एक सॉलिड की बात करते हैं उसमें ऐसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं. तो उसमें जो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है वो नहीं रहती हैं, बट उसमें बैंड ऑफ एनर्जीज बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं इसी तरह का दूसरा एटम लूँगी ऐसे. इसमें क्या होता है, अब ऐसे ही सॉलिड में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे. फॉर एग्जांपल ये दो एटम्स जब कंबाइन करेंगे उससे क्या होगा, जो इसकी लास्ट वाली शेल में फॉर एग्जांपल 4 है, इसमें 4 है, इन दोनों को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो कंप्लीट एन ऑक्टेट, तो ये बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो इसी तरह से जितने भी एटम्स होंगे उनमें बॉन्डिंग हो जाएगी. तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे. एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरह से बनेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ. जो इंटरनल एनर्जी लेवल है इसकी E1 डिस्क्रीट जो थी इस एटम की, जो डिस्क्रीट थी, और ऐसे ही जो इसमें हज़ारों एटम्स हैं उनकी जो एनर्जी लेवल E1 है वो क्या करेगी, वो सारे आपस में इंटरैक्ट करेंगी, कंबाइन करेगी, और एनर्जी लेवल हमारे पास डिस्क्रीट नहीं रहेगी बल्कि हमें एक बैंड ऑफ एनर्जीज E1 मिल जाएगा. इसी तरह से जो सेकेंड एनर्जी लेवल है ये वाली इस एटम की सेकेंड एनर्जी लेवल हो, ऐसे ही इस सॉलिड में जैसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है उनकी जो सेकेंड एनर्जी लेवल है वो नो लॉन्गर डिस्क्रीट रहेगी बट वो एक बैंड ऑफ एनर्जीज बनाएगा. इस तरह से ये बन जाएगा आपका E2 बैंड ऑफ एनर्जीज. और जो लास्ट वाली शेल है ये वाली और ये वाली वो भी डिस्क्रीट नहीं रहेंगी, वो भी बनाएगा एक बैंड लास्ट वाली शेल का. तो इस बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड, क्योंकि ये वैलेंस शेल से बना और इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डेड है आपस में, जो बॉन्डेड है एक सॉलिड स्ट्रक्चर में. अभी भी जो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है इनकम्प्लीट है. क्यों, फॉर एग्जांपल मानिए ये जो बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बनाया था, इसको कुछ एनर्जी मिली और ये बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो गई. बट यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम वैलेंस बैंड पे ख़त्म हो रहा है. तो हमारे पास एक ऐसा और एक बैंड ऑफ एनर्जीज है अबाउट दिस वैलेंस बैंड, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई बॉन्ड टूटेगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो वो वहाँ जाएगा और फिर वो कंडक्शन करेगा. तो इस बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड.
और इन दो के बीच में जो गैप होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। Eg से इसको हम डिनोट करते हैं। तो जनरली हम देखेंगे कोई भी स्ट्रक्चर हमें पढ़ना हो, कोई भी मटेरियल पढ़ना हो, वी मोस्टली कंसर्न्ड विद दिस पोर्शन, दैट इज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इवन इन E2 innermost bands they do not take part in conduction, they do not take part in bonding. What takes part in bonding is the valence band, what takes part in conduction is the conduction band। और इसी को हम कहते हैं इस किसी भी मटेरियल का एनर्जी बैंड डायग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी बैंड डायग्राम हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो तीन तरह के हैं, या तो वो कंडक्टर्स हैं, या वो इंसुलेटर्स हैं, या इनके बीच में और एक क्लास आ जाता है, या तो वो सेमीकंडक्टर्स हैं। This shows the classification of the three types of materials, conductors, semiconductors and insulators on the basis of the energy band diagram. Conductors में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बिल्कुल नज़दीक होते हैं या तो वो ओवरलैप करते हैं। तो इजीली जो वैलेंस बैंड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली, फॉर एग्जांपल ये इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में जितने भी हैं उनको इजीली एनर्जी मिल सकती है और वो इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और कंडक्शन कर सकते हैं। इसमें आपके सारे मेटल्स आ जाते हैं। द सेकेंड क्लास इज दैट ऑफ सेमी कंडक्टर्स। उसमें क्या होता है, जो वैलेंस बैंड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं रूम टेम्परेचर पे उनको इजीली इतनी एनर्जी मिलती है, उनकी एनर्जी गैप काफ़ी कम होती है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, उनको इजीली इतनी एनर्जी मिलती है और वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं और कंडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सिलिकन है, उसकी एनर्जी गैप है इज अप्रॉक्सीमेटली 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और जो जर्मेनियम है फॉर एग्जांपल उसमें एनर्जी गैप है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इस तरह से, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा गैप ऑफ एनर्जीज होता है, तो मोस्टली ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और इतनी एनर्जी इजीली नहीं मिल सकती है किसी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए और कंडक्शन करें। इसलिए इनमें मोस्टली कंडक्शन नहीं होता है और इसमें आपके सारे इंसुलेटर्स, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस कैटेगरी। और जो सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है दैट इज़ कंसर्न्ड विद दिस क्लास ऑफ मटेरियल्स व्हिच आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स, और उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। Now coming to the types of the semiconductors, two basic types of semiconductors आते हैं, या तो semiconductor intrinsic होगा या extrinsic होगा। तो पहले intrinsic की बात करें, intrinsic means pure semiconductor, या हम कह सकते हैं इसमें 1 impurity in 100 million parts हो सकती है, मतलब बहुत स्मॉल होगा इसमें impurity content। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे सिलिकॉन का एग्जाम्पल जिसका एटॉमिक नंबर है 14, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कह सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। तो मैं 0 केल्विन पे फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ। हर सिलिकॉन एटम, मैं कुछ सिलिकॉन एटम्स लूँगी इसमें, okay. In this, for example, each silicon atom has 4 valence electrons. इस तरह से, और ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे।
इस तरह से हर सिलिकॉन एटम हर नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। बेसिकली ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पे मैंने प्लानर दिखाया। तो ये किस टेम्परेचर की बात हो रही है? ये 0 केल्विन की बात हो रही है, एट 0 केल्विन। तो इस वक्त इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी, क्योंकि 0 केल्विन पे बॉन्ड्स को इतनी एनर्जी नहीं मिल रही है, हीट से या थर्मल एनर्जी नहीं मिल रही है कि वो ब्रेक करे और ऊपर चला जाए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए और कंडक्शन बैंड में जाए। तो इस वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। उसके बाद क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी, 0 केल्विन से मैं रूम टेम्परेचर पे आ जाऊँगी। उस वजह से क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे आने की वजह से मान लीजिए ये वाला बॉन्ड जो है, ये इसको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी वाइब्रेशन हो जाएगी कि ये टूट जाएगा। बॉन्ड के टूटने से क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन था, जो बॉन्डेड था, उसको काफ़ी एनर्जी मिलेगी, वो फ्री हो जाएगा, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा और पीछे उसकी एक वेकेंट साइट सी रह जाएगी। उस वेकेंट साइट को हम कहते हैं होल। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से जो वेकेंट साइट रह गई उसमें उसको हम होल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरह इसमें काफ़ी सारे बॉन्ड्स टूट सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, पीछे होल रह गया। इसी तरह से इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें क्या मिलते हैं? वैलेंस बैंड में कुछ होल्स रह जाते हैं और कंडक्शन बैंड में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरह से बनेगा। वैलेंस बैंड में थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ होल्स बन गए और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके कंडक्शन बैंड में गए। इसी तरह से जितने होल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऊपर कंडक्शन बैंड में और कंडक्शन करेंगे। और इसमें अगर n से हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड और p से नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, तो n इज इक्वल टू p ऑलवेज फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब कंडक्शन कैसे होगा इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में? फॉर एग्जांपल इस क्रिस्टल को हम अप्लाई करेंगे कोई बैटरी पोटेंशियल, तो उससे क्या होगा? ये जो पॉजिटिव है इन होल्स को रिपेल करेगा और होल्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे वैलेंस बैंड में। ये जो नेगेटिव है इन इलेक्ट्रॉन्स को, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो कंडक्शन इसमें इज बोथ ड्यू टू holes in valence band and electrons in conduction band, but the direction is always taken of conventional current is taken from positive of the battery to the negative terminal of the battery. I welcome you all to this video lecture series on analog electronics for third semester electronics and electrical students. The books that I would recommend to you for this course are Electronic Devices and Circuits by J.P. Gupta and by Godse Bakshi. And if some of you want to consult a foreign author, then the best book is Integrated Electronics by Millman and Halkias. But for you as beginners, the best book I would say is this Electronic Devices and Circuits by Godse Bakshi. Well, in the first lecture, I would like to make a quick recap of all the basics that you have covered in your second semester course, that is Basics of Electronics and Communication Engineering. मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी। फॉर एग्जांपल एक एटम मैं लेती हूँ जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर होती है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इनर मोस्ट एनर्जी लेवल होती है उसकी सबसे कम एनर्जी होती है और बाहर वाली की सबसे ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इनर मोस्ट में मानिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बाहर वाले में मानिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके बाहर वाले में मानिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दिस इज लेट इट बी E1, this E2 and the last one E3.
आपको हमेशा पता है एनर्जी ऑफ E3 इज़ ग्रेटर दैन E2 इज़ ग्रेटर दैन E1। बट ये जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है एक एटम का हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि जब हम एक सॉलिड की बात करते हैं उसमें ऐसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो उसमें जो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं वो नहीं रहती हैं, बट इसमें उसमें बैंड ऑफ एनर्जीज बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी तरह का दूसरा एटम लूँगी ऐसे, इसमें क्या होता है, अब ऐसे ही सॉलिड में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये दो एटम्स जब कंबाइन करेंगे उससे क्या होगा, जो इसकी लास्ट वाली शेल में फॉर एग्जांपल 4 है, इसमें 4 है, इन दोनों को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो कंप्लीट एन ऑक्टेट, तो ये बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसी तरह से जितने भी एटम्स होंगे उनमें बॉन्डिंग हो जाएगी, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरह से बनेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। जो इंटरनल एनर्जी लेवल है इसकी E1 डिस्क्रीट जो थी इस एटम की, जो डिस्क्रीट थी, और ऐसे ही जो इसमें हज़ारों एटम्स हैं उनकी जो एनर्जी लेवल E1 है वो क्या करेगी, वो सारे आपस में इंटरैक्ट करेंगी, कंबाइन करेगी, और एनर्जी लेवल हमारे पास डिस्क्रीट नहीं रहेगी बल्कि हमें एक बैंड ऑफ एनर्जीज E1 मिल जाएगा। इसी तरह से जो सेकेंड एनर्जी लेवल है ये वाली, इस एटम की सेकेंड एनर्जी लेवल, ऐसे ही इस सॉलिड में जैसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है उनकी जो सेकेंड एनर्जी लेवल है वो नो लॉन्गर डिस्क्रीट रहेगी बट वो एक बैंड ऑफ एनर्जीज बनाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा आपका E2 बैंड ऑफ एनर्जीज। और जो लास्ट वाली शेल है ये वाली और ये वाली, वो भी डिस्क्रीट नहीं रहेंगी, वो भी बनाएगा एक बैंड लास्ट वाली शेल का। तो इस बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड, क्योंकि ये वैलेंस शेल से बना और इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डेड है आपस में, जो बॉन्डेड है एक सॉलिड स्ट्रक्चर में। अभी भी जो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है इनकम्प्लीट है। क्यों, फॉर एग्जांपल मानिए ये जो बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बनाया था, इसको कुछ एनर्जी मिली और ये बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो गई, बट यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम वैलेंस बैंड पे ख़त्म हो रहा है। तो हमारे पास एक ऐसा और एक बैंड ऑफ एनर्जीज है अबाउट दिस वैलेंस बैंड, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई बॉन्ड टूटेगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो वो वहाँ जाएगा और फिर वो कंडक्शन करेगा। तो इस बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। और इन दो के बीच में जो गैप होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। Eg से इसको हम डिनोट करते हैं। तो जनरली हम देखेंगे कोई भी स्ट्रक्चर हमें पढ़ना हो, कोई भी मटेरियल पढ़ना हो, वी मोस्टली कंसर्न्ड विद दिस पोर्शन, दैट इज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। even in E2 innermost bands they do not take part in conduction, they do not take part in bonding. What takes part in bonding is the valence band, what takes part in conduction is the conduction band। और इसी को हम कहते हैं इस किसी भी मटेरियल का एनर्जी बैंड डायग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी बैंड डायग्राम हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो 3 तरह के हैं, या तो वो कंडक्टर्स हैं, या वो इंसुलेटर्स हैं, या इनके बीच में और एक क्लास आ जाता है, या तो वो सेमीकंडक्टर्स। This shows the classification of the 3 types of materials: conductors, semiconductors and insulators on the basis of the energy band diagram। कंडक्टर्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बिल्कुल नज़दीक होता है या तो वो ओवरलैप करते हैं, तो ईजिली जो वैलेंस बैंड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईजिली, फॉर एग्जांपल ये इसके
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में जितने भी हैं उनको ईजिली एनर्जी मिल सकती है और वो ईजिली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और कंडक्शन कर सकते हैं। इसमें आपके सारे मेटल्स आ जाते हैं। द सेकेंड क्लास इज दैट ऑफ सेमी कंडक्टर्स। उसमें क्या होता है, जो वैलेंस बैंड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं रूम टेम्परेचर पे उनको ईजिली इतनी एनर्जी मिलती है, उनकी एनर्जी गैप काफ़ी कम होती है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, उनको ईजिली इतनी एनर्जी मिलती है और वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं और कंडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सिलिकन है, उसकी एनर्जी गैप है इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और जो जर्मेनियम है फॉर एग्जांपल उसमें एनर्जी गैप है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इस तरह से, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा गैप ऑफ एनर्जीज होता है, तो मोस्टली ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और इतनी एनर्जी इजीली नहीं मिल सकती है किसी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए और कंडक्शन करें, इसलिए इनमें मोस्टली कंडक्शन नहीं होता है। और इसमें आपके सारे इंसुलेटर्स, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस कैटेगरी। और जो सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है दैट इज़ कंसर्न्ड विद दिस क्लास ऑफ मटेरियल्स व्हिच आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स, और उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। Now coming to the types of the semiconductors, two basic types of semiconductors आते हैं, या तो semiconductor intrinsic होगा या extrinsic होगा। तो पहले intrinsic की बात करें, intrinsic means pure semiconductor, या हम कह सकते हैं इसमें 1 impurity in 100 million parts हो सकती है, मतलब बहुत small होगा इसमें impurity content। For example हम लेंगे silicon का example जिसका atomic number है 14, electronic configuration हम कह सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। तो मैं 0 केल्विन पे फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ। हर सिलिकॉन एटम, मैं कुछ सिलिकॉन एटम्स लूँगी इसमें, okay. In this, for example, each silicon atom has 4 valence electrons. इस तरह से, और ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। इस तरह से हर सिलिकॉन एटम हर नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। बेसिकली ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पे मैंने प्लानर दिखाया। तो ये किस टेम्परेचर की बात हो रही है, ये 0 केल्विन की बात हो रही है, एट 0 केल्विन। तो इस वक्त इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी, क्योंकि 0 केल्विन पे बॉन्ड्स को इतनी एनर्जी नहीं मिल रही है हीट से, या थर्मल एनर्जी नहीं मिल रही है कि वो ब्रेक करे और ऊपर चला जाए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए और कंडक्शन बैंड में जाए। तो इस वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी, 0 केल्विन से मैं रूम टेम्परेचर पे आ जाऊँगी। उस वजह से क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे आने की वजह से मान लीजिए ये वाला बॉन्ड जो है, ये इसको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी वाइब्रेशंस हो जाएगी कि ये टूट जाएगा। बॉन्ड के टूटने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्डेड था उसको काफ़ी एनर्जी मिलेगी, वो फ्री हो जाएगा, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, और पीछे उसकी एक वेकेंट साइट सी रह जाएगी, उस वेकेंट साइट को हम कहते हैं होल। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से
जो वेकेंट साइट रह गई उसमें उसको हम होल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरह इसमें काफ़ी सारे बॉन्ड्स टूट सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, पीछे होल रह गया। इसी तरह से इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें क्या मिलते हैं, वैलेंस बैंड में कुछ होल्स रह जाते हैं और कंडक्शन बैंड में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरह से बनेगा। वैलेंस बैंड में थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ होल्स बन गए और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके कंडक्शन बैंड में गए। इसी तरह से जितने होल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऊपर कंडक्शन बैंड में और कंडक्शन करेंगे। और इसमें अगर n से हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड और p से नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, तो n इज इक्वल टू p ऑलवेज फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब कंडक्शन कैसे होगा इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में? फॉर एग्जांपल इस क्रिस्टल को हम अप्लाई करेंगे कोई बैटरी पोटेंशियल, तो उससे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है इन होल्स को रिपेल करेगा और होल्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे वैलेंस बैंड में। ये जो नेगेटिव है इन इलेक्ट्रॉन्स को, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो कंडक्शन इसमें इज बोथ ड्यू टू holes in valence band and electrons in conduction band, but the direction is always taken of conventional current is taken from positive of the battery to the negative terminal of the battery.